नमस्कार मित्रों, रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजा त्रिपाठी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और रेस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी लोगों को सीसैट जो कि अभी क्वालिफाइंग ही है, लेकिन हमारे जो बच्चे आ रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं या जो शहरी परिवेश से हैं, 33% क्वालिफाइंग नंबर को ही इन्हें गेन करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। उस समस्या के समाधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करता है, जो सेगमेंट होता है, जो टॉपिक होता है, जो भाग होता है, उसे कहा जाता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, यदि हम इसको ठीक से समझ पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से कंसाइज कर पाते हैं, तो उसके माध्यम से हम सीसैट के अन्य पार्ट को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें गणित के बारे में सीखना है या रीजनिंग के बारे में सीखना है, इन दो सेगमेंट पे हम आपसे चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक के एक एक पार्ट को हूबहू इस प्रकार से चर्चा करेंगे, इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान में मुझे देना है कि कभी इस भाग को हमें बहुत कठिनाई से नहीं लेना है, क्योंकि मैथ भारत का सबसे सरल सब्जेक्ट है। वो किस प्रकार से है और कैसे हम पढ़ेंगे, ये चीजें अभी आपको बोर्ड पे दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग की दो भाग के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हम पहले भाग यानी मैं गणित के बारे में आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। गणित, जिसको अंग्रेजी में मैथ्स के नाम से जानते हैं। अब मैथ्स को पढ़ने से पहले हमें यह डिसाइड करना है कि मैथ्स को किस प्रकार से पढ़ना है, गणित को किस प्रकार से पढ़ना है, या इसे इंटरटेन करना है कि इसे बहुत एकदम भूगोल विज्ञान की तरीके से आपको एकदम लग के पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। मतलब आप चीजों को देखते जाइएगा। और उसके भी पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या पढ़ना है गणित में और क्या छोड़ना है, यानी कैसे करना है। 3 प्रकार से चीजें की जाएंगी। चीजों को बताने के बाद हम आपको एक टॉपिक अभी उठा के पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को आप चीजों को देखिएगा। सबसे पहले मैथ्स को मान लीजिए हमने 2 भागों में बांट दिया। जैसे एक आप लोग जानते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव मैथ, एक ट्रिकी होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। मैथ को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव यानी जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा सा टीचर ने लगवा दिया। कोई अध्यापक आपकी क्लास में आता होगा या आप घर पे सवाल लगाते होंगे तो बहुत लंबा लगा देते हो, मतलब 1-1.5 पेज में एक सवाल को लगा देते होंगे। चलिए, फिर आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, इसका तो एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है, तो आप ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव और ट्रिक को जान जाते हैं, या मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव और ट्रिक ना समझकर कोई अच्छा एजुकेटर, अच्छा टीचर आपके साथ जुड़ा है जो कि चीजों को ऐसे बताता है, सीधे सॉल्व करा देता है, यानी कहा जाता है उसको हमारी भाषा में डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना। जब क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करने की बात आती है तो वो कैसे करेंगे, वो कहां से डेवलप करेंगे, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हम आप लोगों के लिए गणित में की शुरुआत में जो पहला टॉपिक है यानी नंबर सिस्टम, वो लेकर आए हैं। अब बात आती है गणित के पूरे सिलेबस की, तो वो जब आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी, शुरू हो रही हैं, तो आज मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट दे रहा हूं, पर पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। अरिथमेटिक पूछी जाती है, कुछ अरिथमेटिक जिसे अंकगणित के नाम से जानते हैं। जो बच्चे बीपीएससी वगैरह भी देते हैं या यूपीएससी में भी कुछ थोड़ा सा अलजेब्रा भी पूछी जाती है, जिसे हम बीजगणित के नाम से जानते हैं। कुछ यानी थोड़े से ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, कहीं कहीं से उठा देता है कभी उठा के, जिसे हम रेखागणित के नाम से जानते हैं। आगे आपको स्टैट्स का खेल पूरा पता ही है कि कब, कहां और कितना पूछा जाता है। डीआई से भी क्वेश्चन उठते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और सीसैट में जब आप बोधगम्यता यानी जब कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे जो यहाँ से डाटा सफिशिएंसी पढ़ाई जाती है, उसकी भी मदद वहाँ पे लिया जाता है। जैसे आप जब आगे चल के अन्य चीज़ों में जब केस स्टडी वगैरह करेंगे, तो यहाँ से रीजनिंग के पार्ट से हमारी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आगे ले चल के आपको क्या करेंगी, मदद करेंगी। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, इन सब चीज़ों पर कार्य करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसको हम लिख लेते हैं यहीं पे।
पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम किसी चीज की चर्चा करते हैं, सबसे पहले किसी चीज की बात करेंगे तो नंबर्स की बात करेंगे। हमारा बच्चा सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि नंबर्स कितने होते हैं। बच्चा हमारा ये जानने का प्रयत्न करेगा कि नंबर्स कितने होते हैं, क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीसैट में जीरो है तो उसके लिए भी पूरा उपयोगी है, और कोई बच्चा पहले से पढ़ चुका है, कंफ्यूजन है, तो उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो चीजों को अच्छे से समझिएगा। नंबर्स टोटल हमारे यानी संख्याएं टोटल हमारे पास होती है कितनी? 10। कितनी संख्याएं होती हैं? 10। कौन कौन सी होती है बेटा? 0 to 9, 0 to 9। यानी हिंदी में बोले भैया तो 0 से लेकर कहां तक संख्याएं होती हैं? 9 तक संख्याएं होती। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 9 तक हमने लिखा, लेकिन 0 भी इधर से ले लिया तो 0 मिला के टोटल कितने हो गए? 10। यानी नंबर्स टोटल कितने हुए? 10। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सारे नंबरों का खेल है गणित में, ठीक है। इन नंबरों के अलावा किसी भी दूसरे नंबर का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं सारे नंबरों से हम पूरी मैथ को कोई नंबर इधर कर देते हैं, कोई नंबर उधर कर देते हैं। और एक जो बहुत जरूरी बात, आप लोगों को पहले से ही पता है इन नंबरों के बारे में। हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि नंबर किधर लगा देते हैं तो कौन सा चीजें बन जाती है, कहां सेट कर देंगे तो कौन सा उत्तर बन जाएगा। अरे भाई कोई भी आंसर आएगा तो इन्हीं के बीच की संख्याएं ही तो लिखी रहेंगी, बस आप थोड़ा आगे पीछे कर देते हो, हम उसको बैलेंस करा देंगे कहां पे लगेगा, ठीक। तो इन्हीं बातों पे बात करेंगे। तो बात करने से भी पहले एक चीज हमें इस पर चर्चा करनी है कि नंबर्स के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर सुना होगा। आपके दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार ये सारे नंबर्स तो हैं लेकिन हमारे नंबर्स क्लियर नहीं हो पाते, हम चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरीके से चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं तो उन सब चीजों पे कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको लिख कर एक एक कर एक एक की चीज के विषय में जानकारी लेते हैं। चलिए ठीक है, इसलिए आपका नोट हो गया। नंबर टोटल 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक। इसको बेटा यहीं पे ऐसे मिटा देते हैं। और अब संख्या पद्धति में जो हम पहला सिस्टम उठाते हैं वो होता है नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो नंबर्स पहले से पहली संख्या जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको बेटा कहा जाता है अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ध्यान दीजिएगा, किताबों में अगर आप देखेंगे या हो सकता है कोई हमारे और भी गुरुजी हो तो वो शुरुआत करते हैं चीजें किताबों में लिखी होती हैं। पहला होता है वहां पे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, ठीक है, वहां से शुरुआत की जाती है और सारे पार्ट बनाए जाते हैं वास्तविक संख्याओं के। लेकिन बेटा हम यहां से इसलिए आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि हूबहू चीजें 0 से लेकर टॉप तक आपको अभी सीढ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो पहली संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात करते हैं, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हिंदी में इसकी डिफिनेशन जानेंगे। गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या, गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जिससे हम गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्या गिन सकते हैं ना। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी सब गिन सकते हैं ना। तो ये हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। अब अंग्रेजी वाला हमारा बैठा हुआ है, वो कहे हमारी भाषा में नहीं बताया गया, तो बेटा कह सकते हैं कि एनी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहा जा सकता है। या कहा जा सकता है जिसे गिना जा सकता है, जिसकी गिनती की जा सके, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे, यानी नेचुरल नंबर कहेंगे, राइट। इसका अब बात आती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1-2 एग्जाम्पल लिख दिया जाए। तो बेटा एग्जाम्पल ऐसे हमने किया और ऐसे मेंशन कर दिया। एग्जाम्पल में गिनने वाली संख्या है 1, 2, 3, 4 ...
कोई दिक्कत तो नहीं, चीजें लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है दूसरा बेटा मेरा क्या आएगा, पूर्ण संख्या। क्या आएगा, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में कहेंगे बेटा होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर की बात क्या होती है, देखिए होल माने क्या होता है, पूर्ण माने क्या होता है, पूरा। जैसे बचपन में बच्चे होते थे, जब घर में कुछ लेके आते थे पिताजी तो कहते थे मुझे पूरा दे दीजिए, ऐसा होता था ना, ये घटनाएं होती थी। वैसे नंबर हमारे पास कितने हैं, 0 से लेके 9 तक। तो ये क्या कह रहा है, पूर्ण, यानी जितने नंबर है सबकी चर्चा कर दो। जितने नंबर है सारे नंबरों की क्या कर दो, चर्चा कर दो। तो ये इसकी डिफिनेशन बनती मेरे भैया कि 0 क्या, 0 और नेचुरल नंबर को और प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक है। यानी 0 एंड काउंटेबल नंबर आर होल नंबर। मतलब 0 और गिनने वाली सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी होल नंबर बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक चीजें पूरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेयर बाई स्टेयर, रनिंग बाई रनिंग चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। और एक एक चीजों पे चर्चा भी करनी है जिससे चीजें गलत ना हो। अब बात कर लेते हैं हम कि पूर्ण के बाद तीसरा नंबर जो हमारा आएगा मेरे भैया, वो आएगा पूर्णांक संख्या आएगी। क्या आएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी वाले बच्चे कहेंगे इंटीजर नंबर। ठीक है। इंटीजर नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या की बात जब करते हैं यानी इंटीजर नंबर की, तो इंटीजर नंबर क्या कहता है, इंटीजर नंबर बहुत सरल है। वो कहता क्या है कि कुछ नहीं करना, आप चीजों को देखिए। कहता है 0, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, 0 और जो ये प्राकृतिक संख्या हमने लिखी है, ये प्राकृतिक संख्या 0 और प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या, 0 एंड नेचुरल नंबर की पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अपनी गांव वाली भाषा में जान लो, 0 तथा दाहिनी तरफ की सारी संख्याएं और बाईं तरफ की सारी संख्याएं, यानी दाहिनी तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। बाईं तरफ जाओगे, उल्टा जाओगे तो घटता हुआ चला जाएगा, -1 -2 -3 मिलता चला जाएगा। तो ये चीज जान रखिएगा कि 0 तथा प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए, इतना क्लियर हो गया तो अब इसको क्या कर देते हैं, हम मिटा देते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकता है, हम चीजों को इसको मिटा देते हैं। राइट, चलिए। ठीक, अब हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है। अब क्या होता है हमारा अगला, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसको हम अंग्रेजी में लिख कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा आएगा ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। इसे कहेंगे हम नेगेटिव इंटीजर।
ठीक है, कुछ करना नहीं है, केवल इंटीजर पे जाना है और इंटीजर से ही चीजों को समझ लेना है। इंटीजर में ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस के बीच में अभी आपको जीरो दिखा था, शून्य दिखा था, तो वो कहता है कि जैसे इंटीजर का जो ये था आपका 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसा था। तो पॉजिटिव इंटीजर कहता है जीरो के दाहिनी तरफ जाने पर जो संख्या मिलेगी, जीरो के राइट हैंड पे जाने पे, जीरो के राइट हैंड पे जाने यानी जीरो के दाहिनी तरफ जाने पर जो संख्या मिलती है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। क्लियर? निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहता है मेरे भैया कि जीरो के बाईं तरफ आने पर, लेफ्ट साइड आने पर, जीरो के लेफ्ट साइड में यानी -1 -2 -3 -4, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आती है। यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो जीरो के राइट हैंड जाएंगे, जो नंबर्स बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो जीरो के लेफ्ट हैंड आएंगे, जो हमें माइनस में संख्याएं मिले, नंबर्स मिलेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। पूरी चीजें क्लियर? आगे बढ़े, चलिए बता देते हैं। अब इंटीजर खत्म होने के बाद पॉजिटिव इंटीजर आया, वो भी आपका सब क्लियर हुआ, नेगेटिव इंटीजर आया, वो भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इवन नंबर की, सम संख्या की, और ऑड नंबर यानी विषम संख्या की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर सम संख्या से कभी कभी सवाल बन जाते हैं, क्योंकि यहां पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो चीजें हमें जानना जरूरी है। बहुत सरल है, अभी आपको लोग बताएंगे तो आप चीजों को समझते जाएंगे, लेकिन जब चीजें बताएंगे कहां पे माइनर मिस्टेक हो रही है, कहां से दिक्कत हो रही है, और क्या चीज क्लासों में जब हम पढ़ते भी रहते हैं तो भाई लोग हमारे भूल जाते हैं, चीजें को ऐसे सॉल्व करके आगे बढ़ा देते हैं। तो इस पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसकी सीधी सी डिफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जो दो से क्या हो विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जिसे हम दो से विभाजित कर दें या दो से पूर्णतः कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी दो से कटने वाली संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? यानी दो से कटने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। एक प्रश्न यहां पे कभी कभी बन जाता है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होगी। जब कभी सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की बात करेगा तो 2 आ जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जो कि आपके बोर्ड पे मेंशन कर दिया गया है। अगली संख्या होगी बेटा विषम संख्या। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या की बात करेंगे तो कहा जाता है कि गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में लिखा हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, डॉट 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 लगा दिया। अब आप एक चीज ये बताओ, 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 5 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो कहा जा सकता है गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाएगा,
विषम संख्या कहा जाएगा। 1 3 5 7 डॉट 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 करके लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज पीछे तक? चलिए ठीक है, बता देते हैं। अब अगला हम बात करते हैं, जो अगला हमारे पास नंबर आने वाला है, अगली चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, इसको कहेंगे रेशनल नंबर। जब कभी भी रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर 3 शर्तें देता है। कितनी शर्तें देता है बेटा? 3 शर्तें देता है। कहता है कि तीनों शर्तें अगर आप पूर्णतः फॉलो करते हो तब तो रेशनल नंबर बनेगा, यानी परिमेय संख्या बनेगी। अगर तीनों शर्तों में कोई भी एक शर्त आपने इधर उधर कर दी, कोई भी एक कंडीशन, अंग्रेजी वाले कंडीशन, हिंदी वाले शर्त, ठीक है, ठीक, जानते रहिएगा भाई, अपनी अपनी भाषा का ज्ञान रखिए, जरूरी होता है। कोई भी एक कंडीशन अगर आपने फॉलो नहीं की तो चीजें क्या हो जाएंगी? इरेशनल हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। पहली शर्त क्या कह रहा है, देखिएगा, रेशनल नंबर कहता है कि संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या P/Q के रूप में हो, राइट। मतलब जो नंबर हो बेटा वो x/y के रूप में लिखा जा सकता हो या लिखा गया हो। मान लीजिए नहीं लिखा गया है तो लिखा जा सकता हो, ऐसी कंडीशन में वो हो, तब संख्या परिमेय की तरफ आगे बढ़ती। लेकिन ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या कहता है? P एवं Q पूर्णांक हो। पूर्णांक बोले तो बेटा इंटीजर हो, पूर्णांक बोले तो इंटीजर, ठीक है। संख्या P/Q के रूप में हो, P एवं Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी इंटीजर हो। और तीसरी शर्त कहता है, तीसरा जो कंडीशन है, कहता है Q का मान 0 ना हो, यानी नीचे वाली संख्या, यानी हर जिसको कहते हैं, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसकी वैल्यू कभी 0 ना हो। पहले फिर से जान लेंगे, संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, या संख्या x/y के रूप में लिखी हो, या संख्या का तीसरा नाम इसका संख्या नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में हो, चौथा नाम इसका संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। 4 तरीके से बुला सकते हैं, ठीक है, पहली लाइन को, ठीक। दूसरा P/Q यानी ऊपर वाला नीचे वाला अंश यानी हर, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो भी कहना चाहो, वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। Q का मान यानी हर का मान, यानी डिनोमिनेटर का मान, यानी y का मान कभी क्या ना हो? 0 ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तब तो संख्या परिमेय संख्या होगी, और नहीं अगर फॉलो होती तो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब लिखना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं और चीजों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल डाल दिया यहां पे, कलम बदल के, देखिए बड़ा सरल है कि हमने लिख दिया 22/7, लिख दिया ना। अब 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है। अभी पाई आपकी परिमेय बनेगी, उसका खेल समझाएंगे ही। नीचे स्पेस थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है बेटा, अब इसको मिटाने के बाद परिमेय बताएंगे, तो चीजें लेकिन समझते चलिएगा। 22/7 हमने लिख दिया, हमने √4 लिख दिया, हमने 6 लिख दिया, हमने 0/5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या 22/7 को चेक करते हैं परिमेय है कि नहीं। संख्या P/Q के रूप में हो, देखो P/Q के रूप में है भाई, देखो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। P एवं Q दोनों इंटीजर हो, देखो P और Q यानी 22 और 7 दोनों इंटीजर है। कह रहा है Q का मान 0 ना हो, देखो नीचे 0 तो नहीं लिखा है,
जीरो नहीं लिखा, नहीं लिखा तो भाई तो ये तो परमीय बन गई, ठीक है। अब √4 आ गया। √4 का जो वैल्यू आएगा मेरे भैया, इसको वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2/1 लिखकर इसे परमीय बनाया जा सकता है। आप कहोगे हाँ, लेकिन आपके दिमाग में दूसरा सवाल उठेगा, हम 1 क्यों लिखे, काहे लिखे भाई? तो बेटा बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने या 1 से भाग देने पर उसके पूर्ववर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा कर देते हो या 1 से भाग कर देते हो तो उसकी पूर्ववर्त वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए संख्या के बटे 1 करके उसे रेशनल यानी परमीय बनाया जा सकता है। क्लियर? संतुष्ट? आगे बढ़ते हैं। 6/1 आप लिख के इसको परमीय बना सकते हैं। फिर 0/5 भाई इसमें कहा है Q का मान 0 ना हो, इसने P की तो ऐसे कोई चर्चा की नहीं है कि P का मान 0 ना हो, तो P पे हम चाहे 0 लिखे चाहे जो लिखे, हमने Q का मान 0 नहीं लिखा है, इसलिए ये भी संख्या क्या हो गई? परमीय हो गई। ठीक। अभी अगर आपके मन में डाउट हो तो एक कॉन्सेप्ट ये भी जान सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं जॉब निकलती है, कोई नौकरी आती है तो वहां पे 2-3 मान लीजिए 3 शर्तें देखो। मान लीजिए कहीं पे प्यून की जॉब आती है, आप जहां पे आईएएस बन के जाते हैं, आप आईएएस बन के जब जाएंगे तो वहां पे प्यून के लिए अपने एक या हेल्पर के लिए एक जॉब निकालेंगे कि लड़का हाई स्कूल पास हो, पागल तथा दिवालिया ना हो, साइकिल चलाने का ज्ञान ना हो। अगर ये 3 शर्तें आपने रखी है और बच्चा तीनों शर्तें पूरा करता है तो नौकरी देनी पड़ेगी। अगर अकेले आया है तो ना, अब वहां पे आप ये नहीं कह सकते लड़का गोरा और काला ना हो, 3 के बाद चौथी शर्तें थोड़ी होगी। तो ये चीजें इस प्रकार से, ये तीनों शर्तें अगर आप फॉलो करते हो तो पूर्णतः आपका ये संख्या परमीय हो जाएगी। राइट। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। परमीय के साथ हो जाएगा, अपरिमेय इसको मिटा दे, चीजें कंसाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक। परिमेय संख्या को समझने के बाद अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है बेटा। अपरिमेय संख्या कहता है संख्या इरेशनल नंबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तीन शर्तें बताई थी परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या के जो हमने यहां पे एक ऐसे करके थोड़ा सा देख लीजिए, तो वीडियो पुनः आया है। तो यहां पे मान लीजिए हमने परिमेय लिखा और यहां पे अपरिमेय लिखा, अपरिमेय लिखा। तो इसमें हमने आपको तीन शर्तें बताई थी अभी आपको पिछली वीडियो में, P/Q के रूप में हो, P एवं Q पूर्णांक हो और Q नॉट इजिकल टू 0, ये 0 ना हो, यही सिखाया था। इसमें आपको हमने एग्जांपल बताया था कि 22/7 √4 6 और 0/5, सॉरी हाँ 0/5, ऐसे करके कुछ आपको मैंने बताया था। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 22/7 आपकी परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। एक कॉन्सेप्ट आता है कि पाई का मान 22/7 माना जाता है और पाई अपरिमेय हो गई, 22/7 परिमेय हो गई, ऐसा क्यों दिमाग पे आता है? तो चीजें आप लोगों ने हो सकता है बचपन में सीखी हो, नहीं सीखी है तो मैं बता रहा हूं बेटा। होता क्या चीज है कि पाई का 22/7 एक्चुअल मान नहीं होता है, एक्चुअल मान होता है 3.14 डॉट 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 करके। ठीक, डॉट डॉट की कंडीशन ये होती है, अगर ये डॉट डॉट कहीं पे जाके रुक जाता है तो संख्या परिमेय हो जाती है। अगर ये डॉट 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 जो कहा जाता है ये कहीं जाके एंड हो इसका, ऐसा नहीं कि पीछे वाली संख्या को हटा के आगे वाली संख्या में 1 जोड़ के लिख दीजिए, चीजें गलत हो जाएंगी, वो परमीय नहीं बनेंगे। फिर सिस्टम देखिए, पढ़ाने का सिस्टम अलग है, लेकिन जो रियलिटी है मैथ का जो ऑपरेशन होता है बेटा, वो पूरी तरीके से राजा त्रिपाठी के साथ होगा आपका। एक एक बिंदु पर, एक एक चीजों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, कहीं से कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो 3.14 डॉट 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 करते अगर चले जाएंगे, अगर डॉट डॉट रुकेगा, अगर रुकेगा, रुका तो यहां, लेकिन 3.14 के बाद डॉट डॉट
पाई के मान में रुकता नहीं है, इसलिए पाई का मान 22/7 ये हमारा परिमेय होता है, और पाई हमारी अपरिमेय, और 3.14 डॉट 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 ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहां और उठ रहा होगा कि हम 22/7 क्यों माने? बेटा जहां पे आप जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लगाना शुरू करते हो तो जहां पे वैल्यू आप रखते हो 22/7 वहां पे आप वैल्यू रख दो 22 दूना 44, 7 दूनी 14, फिर भी उत्तर सेम आएगा। ठीक, आप और नाराज हो जाते हो, आप कहते हो 44 दूना 88 और 14 दूना 28, 88/28 कर देते हो 22/7 की जगह पे, फिर भी उत्तर सेम आएगा, क्योंकि ये जो है पाई की वैल्यू मानी जाती है, ना कि है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय है 22/7, और पाई क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक, अगला एग्जांपल इसी में ले लेते हैं 6/0। पहले ही कहा है कि क्यू अगर परिमेय बनाना है तो क्यू की वैल्यू 0 ना हो, तो क्यू की वैल्यू आपने 0 कर दिया, संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। चीजें पूरी तरीके से क्लियर, परिमेय और अपरिमेय ये और अपनी भाषा में जान जाइए, ये तीनों शर्तें लगेंगी, संख्या परिमेय। इन तीनों शर्तों में एक को शर्त आपने गड़बड़ की, संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। आगे बढ़े, चलिए अब एक बात और कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य की। ठीक है, और ऐसे बगल बगल ही लिखकर समझेंगे, क्योंकि जब आप बगल बगल लिखकर समझते हो तो कंपेयर होने लगता है ना। एक पढ़ा के जब मिटा देते हैं तो दूसरा पढ़ा के जब लिखते हैं, बेटा ये चीजें जब आपको ऑफलाइन में मिलेंगी तो पूरे बोर्ड में एक चार्ट बना देते हैं हम लोग। चार्ट के जरिए जब समझाते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। ये थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे का खेल होता है, तो इस तरीके से चीजें मिल रही, क्लास में आपको पूरे चार्ट के माध्यम से मिलेंगी। राइट, देखते हैं, पहला लिखते हैं इसमें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसी में दूसरा जो आएगा अभाज्य संख्या। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको बताते हैं प्राइम नंबर। प्राइम, एल लिख दिया है बेटा, नंबर समझ जाइएगा, यहां पे एल लिख दिया है, नंबर समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत सरल है, एकदम बिंदास। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहती है, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने यहां पे 4 लिखा और यहां पे एक संख्या लिख दिया 3। हर चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से फिर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके किस लिए सिखाया जाता है कि चीजों को इतना सरल बना दिया जाए, इतने खंडों में तोड़ दिया जाए कि मैथ में कहीं पे कोई समस्या ना आए। और अभी इसके बाद एक आप जो क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको केवल कॉन्सेप्ट का खेल बताएंगे। थोड़ा सा पहले चीजें पढ़ा दें तो चीजों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हमारा कहता है कि ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से, किससे एक से और स्वयं को छोड़कर, मतलब इनसे तो कटेगी, इनसे भी कट जाएगी और किसी से भी कट जाए। भाज्य संख्या कहती है जो एक तथा अपने आप को छोड़कर और किसी भी संख्या से कट जाती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में ऐसी संख्या जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, किससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, यानी 2 नंबर से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल हो जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। कौन सा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर? अब जैसे 4 के बाद हमने यहां पे ले लिया 6 ले लिया, देखिएगा इसका खेल समझिए। 6 1 से कटेगा, आप कहेंगे हाँ। 6 यानी अपने आप यानी स्वयं से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर ये संख्या 2 से कटेगी, कहेंगे बिल्कुल। यहां 3 से भी कटेगी। देखो ये संख्या 4 संख्याओं से डिविजिबल हो रही, बनी डिविजिबल माने कट रही है।
भाग चला जा रहा है, पहाड़ा चला जा रहा है, ठीक है। तो संख्या, दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं जब कटती है, संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। कहा जा सकता है ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, संख्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। इसी के विपरीत में आ जाइए इस पटरी पर, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं, एक से और स्वयं को छोड़कर यानी एक को छोड़कर और अपने आप को यानी स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से क्या हो ना कटे। देखो 3 और किसी से कटेगी, 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और किसी से नहीं कटेगी ना। ऐसी कंडीशन में संख्या प्राइम नंबर हो जाता है यानी अभाज्य संख्या हो जाती है। ऐसा नंबर जो एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जा सकता है। या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। एक सवाल यहां से कभी कभी बन जाता है, नोट करके लिख लेते हैं इसको यहां पे, ध्यान दीजिएगा। 2 एक अकेली ऐसी संख्या है, अकेली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी यानी सम यानी इवन होते हुए भी अभाज्य है। सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे 2 को लिख देते हैं, जैसे यहां पे थोड़ा सा जगह हम ले लेते हैं, 2 को लिखा हमने, 2 को लिखा तो 2 संख्या हमारी इवन नंबर है, 2 से कट जाती है ना। लेकिन बेटा 2 इसके साथ एक अपवाद जुड़ा है, ये 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी ना। तो ये गणित में केवल एक ही ऐसी संख्या है कि जो सम तो है लेकिन क्या है? प्राइम है। इवन तो है लेकिन प्राइम है, यानी सम है लेकिन अभाज्य है, ठीक है। तो ये लाइनें दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती हैं कभी कभी आपसे, ठीक है। क्लियर? जानना भी जरूरी है इसलिए इसको कि चीजें गलत हो जाती हैं कभी कभी, राइट। मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब बारी आती है सह अभाज्य संख्या की, यानी को प्राइम नंबर की बात आती है। सह अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बहुत सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। करता क्या है देखिए, बहुत सरल, एक एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, द पेयर ऑफ टू नंबर, द पेयर ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन विभाजक ना हो। मानी दो संख्याएं का ऐसा पेयर बने, ऐसा जोड़ा लिखा हो, क्वेश्चन कभी आ जाए दो संख्याओं के पेयर, कैसे पता लगेगा कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो ये दोनों संख्याएं देखो एक से कट रही है, एक से दोनों कट रही कि नहीं कट रही है? 7 भी एक से कट जाएगा, 8 से भी एक से कट जाएगा। और कोई संख्या ऐसी बताइए जिससे दोनों कट जाए, है कोई ऐसी? अभी जैसे आप कहोगे कि 2 से 8 कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, तब मामला गड़बड़ हो गया ना। भाई जो आए दोनों को काटे। भाई एक की जेब में 100 रुपए डाल दिए जाएंगे, दूसरे की जेब में नहीं डाले जाएंगे, तो दूसरा दिक्कत करेगा ना। चीजें क्लियर हुई? तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन विभाजक ना हो, उसे हम
को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सहभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन विभाजक ना हो, उसे हम को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, सहभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर नोट करके इसमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि इनका मासा सदैव एक होता है। क्या होता है? इनका मासा, अंग्रेजी में बोले तो HCF सदैव एक होता है। ठीक है, इनका मासा सदैव कितना होता है? एक होता है। और सेकंड इसी में रहेगा, इनका लासा यानी एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर होता है। इनके गुणनफल के बराबर होता है। इनका मासा सदैव एक होता है और लासा यानी एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर होता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछे कि कोई भी को प्राइम नंबर दिया हो, जैसे 7 8 हमने दे दिया, यहां पे आपके सामने 6 7 भी आ सकता है, कोई 4 5 भी दे दिया, ये सब इससे एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मासा हो चाहे इसका मासा हो या इसका मासा हो या HCF जो भी कहना चाहो आप इंग्लिश हिंदी में, हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और सबका एलसीएम यानी चाहे इसका एलसीएम निकालना हो चाहे इसका एलसीएम, किसी का भी एलसीएम अगर निकालना हो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 7 जा 42 यानी 6 7 42। इसका एलसीएम बनेगा 7 8 56 7 8 जा 56। इसका एलसीएम बनेगा 4 5 20 यानी 4 5 जा 20। राइट? तो लासा इनके गुणनफल के बराबर, मासा सदैव कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब चीजों को हम लेके कहां चलते हैं? आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा कोई दूसरा विभाजक ना हो, कॉमन विभाजक सॉरी, जिनका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन विभाजक यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हिंदी में ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। इनका मासा सदैव 1 होता है, लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। चलते हैं। अब सारे नंबरों की बात आती है कि जहां से लोग पढ़ाना शुरू करते हैं वहां की चीजों को समझते हैं हम, वो चीजें लिखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या और इसी के अवेज में हो जाएगा काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसे कहेंगे रियल नंबर, इसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इसे कहेंगे रियल नंबर, इसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। दोनों के बारे में समझ लीजिएगा। वास्तविक संख्या की जब बात करते हैं तो वास्तविक संख्या कहता है कि अभी तक, यानी अपनी भाषा में समझिएगा और गणित की भी भाषा में बताएंगे, जब से मैं आपको जितनी चीजें अभी से आने के बाद से पढ़ाया हूं वो सारी क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, जो भी आपको हमने अभी पढ़ाया वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है।
क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की बात करते हैं बेटा, तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, रियल में होती नहीं। माना कि, जैसा कि, आयोटा की हम बात से प्रदर्शित कर लेते हैं इसे। तो ऐसी चीजों को जब प्रयोग किया जाता है तो उन्हें कहां रखते हैं? काल्पनिक संख्याओं में रखते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कल्पना में आप करते हैं माना संख्या बराबर यक्स, कोई भी सवाल लगाते समय कहते हैं माना संख्या बराबर यक्स, वैसे यक्स वक्स मान के कोई सवाल हम लगवाएंगे नहीं। हम आप क्वेश्चन वहां पे ऐसे डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, डायरेक्ट मार देंगे, तुरंत हिट करवाएंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीजें बेटा होता ना कि वो छोटी छोटी कमजोरियां होती मैथ की, कि वो चीजें जब आपको हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देखिए एक एक चीजों को हमने उसे इतने खंडों में तोड़ दिया है कि चीजें हर बच्चा अपने तरीके से समझ जाए। हिंदी मीडियम का है तो हिंदी तरीके से समझ गया होगा, इंग्लिश मीडियम का होगा इंग्लिश मीडियम से, कोई बायलिंगुअल होगा तो वो भी चीजें समझ गया होगा। तो कभी बच्चा कहता माना संख्या बराबर यक्स, दूसरा कहता माना संख्या बराबर 100, तीसरा कहता है माना संख्या बराबर 10। उत्तर सबके कैसे आते हैं? बराबर आते हैं ना। इसीलिए कल्पना कुछ भी की जाए आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या कोई संख्या नहीं बनाएंगे, इसको माइनस में अंडर रूट के अंदर माइनस वगैरह अगर कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस कर दें, आयोटा कर दें, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से नंबर्स का जो खेल होता है, नंबर्स जितने प्रकार के होते हैं वो आपके क्या हुए? पूरा पूरा कंप्लीट हुए। अब हम चीजों को लेके बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला टास्क जो हमारा नंबर का टास्क था, यानी नंबर था, वो पूरी तरीके से नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परमीय, अपरमीय, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, वास्तविक, काल्पनिक, ठीक है, या नेचुरल, होल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, रियल, इमेजिनरी, जो भी हिंदी इंग्लिश कहना चाहो। तो ये सारी चीजें आपको क्या हुई? पूर्णतः कंप्लीट हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद चीजों को, अभी तो हम नंबर्स के बारे में जाने, एक दो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर ले, वैसे जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर ले। हमारे पास थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है तो हम चीजों को लेकर डिस्कस कर लें। बात करते हैं कि जैसे एक सवाल आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बना लेते हैं ऐसे, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं कि एक पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं, सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए, कुल दिए गए उपहार की संख्या ज्ञात कीजिए। उपहारों की संख्या होगी। एक सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं। एक पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं? 10 लोग। जैसे नंबर्स पूरा आपका खत्म हुआ तो नंबर्स के खत्म होने के बाद एक दो क्वेश्चन हमने सोचा कर लिया जाता है, तो प्रश्न है, एक पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं, सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं नहीं आते एग्जाम में? बराबर परेशान करते आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले एमपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीपीएससी में भी 2014-15 के आसपास ये क्वेश्चन आया था। तो चीजें कभी भी रिपीट कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से तो लंबा लगेगा, फार्मूले से लगाएंगे तब भी लंबा लगेगा, क्योंकि फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर आप सोच लेंगे चीजों को हमारे साथ खड़े होकर, हम आपको फार्मूले से भी करवा देंगे, लेकिन एक बार आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे पार्टी में 10 लोग गए हैं। कितने लोग गए हैं? 10 लोग गए हैं।
तो हर व्यक्ति के लिए उपहार लेके गया है। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल। लेकिन जरा ध्यान से समझिए और अपने आप से पूछिए, कोई व्यक्ति अपने लिए भी उपहार लेके जाएगा? किसी पार्टी में हम जाते हैं और टोटल हमको लेकर वहां पे सदस्यों की संख्या 10 हो रही है, तो उस पार्टी में 10 लोग शामिल हुए हैं, तो हमें सबको उपहार देना है, तो हम अपने लिए तो उपहार लेके जाएंगे नहीं कि 9 लोगों को देने के बाद एक उपहार बचा, इसको हम ले लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो हमेशा हर व्यक्ति कितने उपहार लेके जाएगा? 9 उपहार लेके जाएगा। कितने उपहार लेके जाएगा? 9 उपहार लेके जाएगा। कितने लोग शामिल हुए हैं? 10, तो 10 9 90, यही आपका उत्तर हुआ। इसे बेटा कहते हैं कॉन्सेप्ट। बुद्धि पे जोर डालो, घुटने से क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को तुरंत हिट कर दो, ठीक है। अगर इसी को आप फार्मूले में से जानना चाहते हो तो फार्मूला होता है n-1, ठीक है, जहां n बराबर व्यक्ति की संख्या। तो प्रश्न हो गया 10 माइनस 1 10 गुणे, ये घट जाएगा, हो जाएगा 9, 10 9 कितना हो गया? 90 उपहार उत्तर आ गया। देखो, लगाने में आपको समय लगा, लेकिन सोचने में आपको कितना समय लगा? 10 सेकंड, ठीक है। तो मैथ कुछ इस प्रकार से, रीजनिंग भी कुछ इसी प्रकार से चीजों को हम सीखेंगे। और समय हमारा लगभग, हमारे पास कितना है, मैं एक बार ऐसे समझ लेता हूं, 2-3-4 मिनट का समय हमारे पास और होगा। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं, क्योंकि एक मिनट, रेस आईएएस आपके एक मिनट का ख्याल रखता है। रेस आईएएस आपके एक मिनट का ख्याल रखता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लखनऊ का कि जहां पर आपका 1 मिनट भी खराब होने नहीं दिया जाएगा। बस ये आपके साथ इतना बेहतरीन वर्क करता है, इतना बेहतरीन काम करेगा। यहाँ की फैकल्टीज आपके साथ इतनी अच्छी वर्क करती है, इतना अच्छा साथ देती है कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और कम समय में कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, इससे बेहतर लखनऊ में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये सवाल अगर आपका हो गया हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब यहां पे जहां उपहार हमने दिया था, ये चीजें को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक देखिए, क्वेश्चन में हमने 10 इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन समय कम है, चीजों को क्वेश्चन हमारा हो जाए और डिजिट को इधर उधर ना करनी पड़े, ठीक, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। एक पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? ठीक है, बड़ा सरल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी वही चीज है, ध्यान दीजिएगा। पार्टी में टोटल 10 लोग आए हैं। 10 लोगों में कोई व्यक्ति अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, कि मिलाएगा? नहीं मिलाएगा ना। हर व्यक्ति 9 लोगों से ही हाथ मिलाएगा। जितने भी व्यक्ति आएंगे वो व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे? 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे। 10 लोग आए हैं लेकिन मिलाएंगे 9 लोगों से हाथ में, क्योंकि कोई भी पार्टी में जाता है तो सबसे हाथ मिलाने के बाद ये थोड़ी कहता है अब हम आपस में मिला लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। हर व्यक्ति ऐसे सेकंड कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति 10 जाएंगे, व्यक्ति 10 रहेंगे, हाँ व्यक्ति 10 रहेंगे, मिलाएंगे 9 लोगों से हाथ, तो कितने हो गए? 90 आ गया। चलिए, एक यहां इतना हो जाएगा। फिर एक चीज ध्यान दीजिए कि मेरे भैया, कि कोई जब व्यक्ति जाता है, जैसे हम इधर से आए या आप इधर से आए और आपके मित्र का मान लीजिए कोई नाम है पिंटू सिंटू जो भी, या डेविड या गरिमा जो भी नाम हो, वो उधर से, तो दोनों लोग एक इधर से आए एक इधर से आए, दो लोग हाथ मिलाते हैं ऐसे, इधर वाला भी आए इधर वाला भी, 2 लोग मिलकर हाथ मिलाए। 2 लोग हाथ मिलाते हैं, काउंट कितनी बार किया जाता है? 1 बार। 2 लोग हाथ मिलाते हैं, आके काउंट किया जाएगा 1 बार। इसीलिए बेटा इसको भाग दे देते हैं 2 से, तो आ जाता है टोटल कितना? 45 बार। यही हमारा आंसर आ गया। यानी किसी भी पार्टी में अगर लोग जाते हैं तो कोई व्यक्ति अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए 1 कम करके गुणा कर देते हैं,
लेकिन 2 लोग हाथ मिलाएंगे, एक बार गिना जाएगा, इसलिए 2 से भाग दे देते हैं, उत्तर आ जाता है 45 बार। फार्मूले के बेस पे अगर आप जानना चाहते हो तो लिख सकते हैं n -1/2 लिखा जा सकता है, यानी 10 -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहां पे कर लेते हैं बेटा, इस साइड में इसको लेके यहां पे आ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 10 × 9/2 यानी 90/2, यानी कहा जा सकता है 45 चांस बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि आपके ऐसे दिमाग में मन में ही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें, ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस को आप तैयार रखिएगा, पीछे की चीजों को बात करिएगा, और अन्य चीजों को लेकर हम आपको मिलते हैं रेस आईएएस के अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।